एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, अचानक अपने पिता को बिस्तर पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ पाता है। दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ, चलकर देखो पिताजी को क्या हो गया है। बिस्तर पर बड़ी अजीब हालत में पड़े हुए हैं। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है और बोलते हैं कि बेटा, मैंने तेरे पिताजी को मार दिया है। लड़के को बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपनी माँ से बड़े गुस्से में पूछता है कि तुमने पिताजी को आखिर क्यों मार दिया। तो उसकी माँ जवाब देती है कि बेटा, रात में जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि तेरे पिताजी के हाथ में एक लोहे का सरिया था, जिससे वह तुझे, तेरी बहनों को मारना चाहते थे और मुझे भी मारना चाहते थे। सही समय पर अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो हम सब मारे जाते, इसलिए मैंने उन्हें ही मार दिया। अब वह महिला अपने 8 साल के बेटे को फोन देती है और बोलती है कि बेटा, तुम जाओ और फोन पर कार्टून चला लो। बेटा फोन लेता है और कार्टून देखने लगता है। इसके बाद जब वो लड़का कार्टून देख रहा था तो उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है और देखता है कि उसकी माँ उसके पिता, जो कि अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए थे, उनको पकड़कर खींच रही थी। और साथ में एक और अनजान आदमी है जो उसकी माँ की सहायता कर रहा है। ये दोनों लोग मिलकर उसके पिता की लाश को एक पास में पड़े हुए नीले ड्रम में डाल देते हैं। लड़का यह सब कुछ देख रहा था। इसके बाद उस ड्रम में बहुत सारा नमक डाला जाता है और ऊपर से एक चादर डालकर उसे ढक दिया जाता है। ये सब करने के बाद वे दोनों वहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से लाश ड्रम से बाहर आ जाती है। जब लाश ड्रम से बाहर आती है तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच जाता है। यह खबर सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और अखबारों में सब जगह चर्चा का विषय बन जाती है। और जैसे ही इस हत्या की खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के दिमाग में मेरठ के सौरभ शुक्ला हत्याकांड का वह नज़ारा फिर से घूमने लगता है, जहां उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ दफना दिया था। इस घटना को लोगों ने नीला ड्रम रिटर्न का टाइटल दिया। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला कहाँ का है और क्यों यह नीला ड्रम रिटर्न का मामला दोहराया गया और हत्या किसकी हुई और क्यों हुई। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है राजस्थान प्रदेश के एक जिला पड़ता है खैरथल तिजारा, और इस जिले में एक थाना पड़ता है किशनगढ़ थाना। और किशनगढ़ बास का वार्ड नंबर 14, यहाँ रहने वाली एक महिला जिसका नाम मिथिलेश शर्मा था, वह काफी देर से अपने एक बेटे को आवाज लगा रही थी। इस बेटे का नाम जितेंद्र शर्मा होता है। काफी देर से आवाज लगाने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई जवाब नहीं देता, तो यह महिला परेशान हो जाती है। परेशान होकर यह महिला अपने पति राजेश शर्मा और अपने छोटे बेटे राहुल शर्मा, जो लोग बीकानेर किसी काम से गए हुए थे, उनको फोन लगाती है और फोन लगाकर बोलती है कि मैं काफी देर से जितेंद्र को आवाज लगा रही हूँ, उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं है। और इसके साथ ही वो बताती है कि हमारे घर से एक बड़ी अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही है, और यह दुर्गंध इतनी ज्यादा आ रही है कि यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है। इस पर मिथिलेश का पति राजेश उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम परेशान मत हो, आसपास किसी पड़ोसी से मदद लो, और उससे भी अगर काम ना बने तो पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर फोन करो, उन्हें सारे हालात बताओ, पुलिस आकर अपने आप मामला सुलझा देगी। अब बात है 17 अगस्त 2025, वक्त था शाम के 3 बजे। मिथिलेश एक लड़के से मदद मांगती है। मदद मांगने पर वह लड़का पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर फोन करता है। फोन करके यह लड़का बताता है कि खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में जो आदर्श कॉलोनी है, वहाँ वार्ड नंबर 14 के इस हाउस नंबर में आप आ जाइए। यहाँ एक व्यक्ति के गायब होने की खबर है और उस घर से काफी दुर्गंध भी आ रही है। जैसा कि उस लड़के ने घर का पूरा एड्रेस पुलिस को लिखवा दिया था, मामला जानकर थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस वहां आती है और आकर देखती है कि दुर्गंध काफी ज्यादा थी, घर में रुकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस को अपना काम करना था, तो पुलिस राजेश शर्मा के पड़ोसी संजीव से मदद लेती है। संजीव को अपने साथ ले लिया और मिथिलेश के घर में खोजबीन करना शुरू कर दिया। आखिर यह दुर्गंध किस चीज की है और कहां से आ रही है, पुलिस इस चीज की खोजबीन करने लगती है। खोजबीन के सिलसिले में पुलिस उस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है और देखते हैं कि उस घर में 8-10 नीले ड्रम पड़े हुए हैं। पुलिस देखती है कि इन ड्रम में सब कुछ नॉर्मल होता है, उन ड्रम्स में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वहां से दुर्गंध आए।
पुलिस समझ जाती है कि यह दुर्गंध यहाँ से नहीं आ रही है। खोजबीन करते करते पुलिस जब छत पर पहुंचती है तो वहां भी एक नीला ड्रम रखा हुआ था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं यह दुर्गंध इसी ड्रम से आ रही है। पुलिस पड़ोसी संजीव कुमार से बोलती है कि आप जाकर एक बार देखिए कि इस ड्रम में क्या रखा हुआ है जिससे इतनी दुर्गंध आ रही है। संजीव कुमार आता है और वो देखता है कि उस ड्रम में सबसे ऊपर एक चादर रखी हुई है। वो उस चादर को हटाता है और देखता है कि उसके नीचे एक लाश पड़ी हुई है। वो पुलिस को बताता है कि यहाँ एक लाश है। पुलिस पूछती है कि ये लाश किसकी है, तो देखकर संजीव बोलता है कि साहब, इस लाश को देखकर लग रहा है कि यह इस घर में ही रहने वाले एक किराएदार जिसकी उम्र लगभग 36 साल थी और जिसका नाम हंसराम उर्फ सूरज है, ये लाश मुझे उसकी लग रही है। पुलिस खोजबीन करती है तो पता चलता है कि हंसराम उर्फ सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवाजपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस हंसराम के परिवार वालों को सूचना देती है। माँ उर्मिला देवी, बहन विमला और भाई गौतम और गांव का एक और व्यक्ति, ये चारों लोग जैसे ही सूचना मिलती है तो ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले हंसराम के घर वालों से पूछताछ करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हंसराम की एक पत्नी जिसका नाम लक्ष्मी है और उसके साथ उसका 8 साल का बेटा, एक 6 साल की बेटी और एक 6 महीने की बेटी और भी थे। तो वो लोग कहाँ हैं? अब पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गायब पत्नी और 3 बच्चों की खोजबीन करने लगती है। साथ ही इस घर के मालिक का भी एक 36 साल का बेटा जिसका नाम जितेंद्र शर्मा था, उसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस इस जितेंद्र शर्मा की खोजबीन के लिए अलग से 4 टीमों का गठन करती है। अब पुलिस हंसराम के छोटे भाई गौतम से बात करती है और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। तो गौतम बताता है कि लगभग 12 साल पुरानी बात है कि उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत जिले में एक थाना हाजरा है और यहाँ एक गांव है विजयनगर, और विजयनगर की ही रहने वाली लक्ष्मी से उसके भाई की शादी हुई थी और इन 12 सालों में उन लोगों के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। घर में काम ठीक ठाक ना होने की वजह से भाई भाभी को लेकर और बच्चों को लेकर दिल्ली आ गए थे और उसके बाद वो दिल्ली से राजस्थान आ गए। राजस्थान के कई अलग अलग इलाकों में उन्होंने काम किया। साल में 1-2 बार ही वो घर पर आया करते थे, लेकिन अभी 15-20 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि वो राखी के पर्व पर घर पर आएंगे, लेकिन राखी पर भी वे लोग घर पर नहीं आए। पुलिस बहुत कोशिश कर रही थी, सारी टीम अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन हर बार पुलिस असफल हो रही थी। अब 18 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे का वक्त होता है। रामगढ़ थाने में एक जगह पड़ती है और वहाँ एक भट्टा है और यहाँ काम करने वाला एक मुनीम है जिसका नाम समय सिंह होता है। समय सिंह नजदीकी थाने अलावड़ा में फोन करता है और पुलिस को बोलता है कि मैं आज अखबार में एक नीले ड्रम में लाश मिलने वाली खबर पढ़ रहा था। साथ ही वही खबर मैंने अपने फोन पर भी देखी कि एक महिला 3 बच्चों के साथ गायब है और साथ ही एक आदमी भी गायब है। जो फोटो मैंने फोन पर देखी थी वही लोग आज सुबह मेरे भट्टे पर आए थे और मुझसे काम मांग रहे थे। काम लेने के लिए जब मैंने उन लोगों से आधार कार्ड मांगा तो वो लोग आधार कार्ड न देकर यहाँ से भाग गए। पुलिस दौड़कर वहां आती है क्योंकि तत्काल ही समय सिंह ने पुलिस को फोन कर दिया था। तो पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी कर दी और पास में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव से उन 5 लोगों को, जितेंद्र शर्मा, लक्ष्मी और उसके 3 बच्चों को पकड़ लिया जाता है। इन लोगों की जब पहचान की जाती है, शिनाख्त की जाती है, तो यह लोग वही पाए जाते हैं जो 5 लोग गायब थे, यानी जितेंद्र, लक्ष्मी और उसके 3 बच्चे। पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर उन्होंने हंसराम की हत्या क्यों की। तो कहानी शुरू होती है कि एक भट्टा होता है, सूर्य भट्टा, जो कि जितेंद्र के घर से लगभग 37 से 38 किलोमीटर दूर होता है। इस भट्टे पर जितेंद्र एक मुनीम का काम करता था। तो एक दिन हंसराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस भट्टे पर आ जाता है और काम मांगने लगता है। जितेंद्र उन्हें वहां काम दे देता है और हंसराम वहीं काम करने लगता है। इस पर भी जो पता चलता है, जो मुनीम होता है जितेंद्र, 14 साल पहले की इसकी पत्नी अपने घर पर पोछा लगा रही थी और पोछा लगाते लगाते उसे करंट लग जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।
जितेंद्र दूसरी शादी नहीं करता, लेकिन पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के साथ लगभग 4 साल तक लिव इन जैसे रिलेशनशिप में रहता है। इस मामले में भी मोहल्ले में तूल पकड़ा था, लेकिन आपसी मामला होने की वजह से मामला शांत कर दिया जाता है। फिर जब हंसराम भट्टे पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आता है, तो जितेंद्र की नज़र हंसराम की पत्नी पर पड़ जाती है। हंसराम एक सीधा साधा आदमी था, जिसे किसी भी तरीके की कोई नशे की आदत नहीं थी। लेकिन जितेंद्र के पास पैसा था और वो मुनीम का काम करता था, तो उसने धीरे धीरे हंसराम को शराब और अन्य नशों की आदत डाल दी और उसे नशे में धुत करने लगा। साथ में हंसराम की पत्नी को लिपसिंग और रील बनाने का शौक था, वीडियोस बनाने का शौक था, तो जितेंद्र उसकी पत्नी के भी शौक पूरे करने लगा था और उसके बच्चों का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया और उनका भी अच्छे से ध्यान रखने लगा। जब भी जितेंद्र को मौका मिलता तो वह हंसराम को शराब पिलाता और उसे नशे में डुबा देता। और इस समय जब जितेंद्र के हंसराम की पत्नी लक्ष्मी के साथ अनैतिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं, इस बात की खबर किसी को नहीं लगती। लेकिन जून 2025 में, जबकि बरसात का समय होता है, इस समय भट्टे बंद हो जाते हैं, भट्टों पर कोई काम नहीं होता, तो जितेंद्र हंसराम को एक ऑफर देता है कि क्यों ना तुम मेरे ही घर पर रह लो। जितेंद्र ये सोचकर ऑफर देता है कि अगर वह उसे अपने घर पर ही रहने देगा तो फिर जितेंद्र को हंसराम की पत्नी लक्ष्मी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई रोक टोक नहीं होगी। 1500 रुपये प्रति माह किराया देकर हंसराम और उसका परिवार जितेंद्र के घर पर रहने लगता है। लेकिन इसी बीच हंसराम को शक होने लगता है कि उसकी पत्नी और जितेंद्र के बीच कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, अवैध संबंध चल रहे हैं। इसी बात को लेकर हंसराम और उसकी पत्नी लक्ष्मी के बीच रोज झगड़ा होने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन हंसराम अपनी पत्नी से इसी बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारा अफेयर है या नहीं है, और साथ में बीड़ी भी पी रहा था, तो उसने पूछते पूछते अपनी पत्नी को बीड़ी से दागने की कोशिश की। इसी बीच उसका बच्चा बचाव के लिए बीच में आ जाता है, तो पास में रखी एक ब्लेड से उसके बच्चे का हाथ कट जाता है। अब जिंदगी यूं ही चल रही थी। एक दिन लक्ष्मी अपनी मकान मालकिन यानी जितेंद्र की माँ के पास पहुंचती है और बोलती है कि पानी की कमी हो रही है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आपके घर में 10-15 नीले ड्रम रखे हुए हैं, तो एक ड्रम इनमें से मैं ले लूं, जिसे मैं पानी स्टोर करके रख लूंगी। जितेंद्र की माँ मान जाती है और उसके बाद लक्ष्मी अपने ही घर में एक नीला ड्रम रख लेती है। लेकिन शायद इस ड्रम को अपने पास रखने के पीछे इरादे पानी के लिए नहीं, कुछ और थे। बताया जाता है कि 17 अगस्त 2025 को जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व था, सब लोग जन्माष्टमी के पर्व में व्यस्त थे, अपने अपने घरों में पूजा कर रहे थे। हंसराम और जितेंद्र मौका पाकर एक साथ शराब पीते हैं और हंसराम शराब के नशे में धुत हो जाता है। अब हंसराम नशे में अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को मारने निकल पड़ता है। ये देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी उसके पैर पकड़ लेती है और मौका पाकर जितेंद्र उसका गला दबा देता है और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब हंसराम बेड पर पड़ा हुआ था और उसके 8 साल के बेटे की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, पिताजी ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, क्या हो गया है? तो लक्ष्मी बताती है कि बेटा, हमने तेरे पिताजी को मार दिया है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वह मुझे, तेरी बहनों को और तुझे, हम सबको मार डालते। तो मैं और तेरे अंकल, हम दोनों ने मिलकर इन्हें मार दिया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाकर मोबाइल में कार्टून देखो। और कार्टून देखते देखते इस 8 साल के बच्चे ने सारी करतूत कि लाश को कैसे ड्रम में रखा गया, नमक डाला गया और फिर चादर से उड़ाया गया, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और यही सब उसने मीडिया को और पत्रकारों को बताया। जो बताया वही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और इसके बाद लक्ष्मी और जितेंद्र बीकानेर में पकड़े जाते हैं। जैसे ही इस घटना का खुलासा होता है तो लोगों को मेरठ की मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने पति सौरभ शुक्ला को अपनी प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मारा था और नीले ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया था, वह सब ध्यान में आने लगता है। फिलहाल पुलिस सारे मामले की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद पुलिस चार्जशीट दायर करेगी और मामले को अदालत में लेकर जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम और आपके शहर का नाम, और अगली वीडियो में ध्यान दीजिएगा हम पुकारेंगे आपका नाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।